हेलो स्टूडेंट्स, आज के 10 मिनट डिस्कशन में हम बात करने वाले हैं बैक टाइट्रेशन की। व्हाट इज बैक टाइट्रेशन एंड बैक टाइट्रेशन से हमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो हम जल्दी से एक बार देखेंगे 10 मिनट्स में। लेकिन बैक टाइट्रेशन पढ़ने से पहले आपको सिंपल टाइट्रेशन का आइडिया होना बहुत जरूरी है। व्हाट इज सिंपल टाइट्रेशन, इसलिए जल्दी से एक बार मैं थोड़ा बेसिक व्यू दे देता हूं आपको कि सिंपल टाइट्रेशन होता क्या है। यहां जनरली हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की बात करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट का टाइट्रेशन भी एज इट इज वैसा ही होता है, सेम रूल फॉलो होगा, है ना, जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे। एक्चुअली होता क्या है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन मतलब क्या कि हम सिंपल टाइट्रेशन का मतलब एक रिएक्शन ही है कि हम एसिड को किसी एक बेस से रिएक्ट करा रहे हैं। रिएक्ट करा क्यों रहे हैं? क्योंकि एसिड या बेस में से, जैसे मान लीजिए एसिड की मोलैरिटी Ma है, इसका वॉल्यूम Va है, बेस की मोलैरिटी Mb है, वॉल्यूम Vb है। इन चारों में से कोई एक चीज हमें फाइंड आउट करनी है। या तो जो एसिड है उसकी मोलैरिटी आपको नहीं पता, वॉल्यूम आपको नहीं पता, कोई एक चीज नहीं पता इन दोनों में से, या बेस की मोलैरिटी या वॉल्यूम में से कोई एक चीज नहीं पता। तीन चीजें नोन होंगी, एक चीज अननोन होगी। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम टाइट्रेशन कराते हैं। कैसे इसे फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए, मान लीजिए एक बीकर लिया आपने, इस बीकर में आपने इस एसिड या बेस में से जो भी नोन है, जिसकी सारी चीजें आपको पता है, उसको आपने इसके अंदर फिल कर लिया। और इसके बाद जो जिसकी चीजें आपके पास अननोन है, जैसे मान लो एसिड को आपने इसके अंदर फिक्स कर दिया, फिल कर दिया, और ऊपर से आप बेस को इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कराएंगे। स्लोली हम बेस को इसमें ऐड कराते हैं। और कब तक ऐड करेंगे? जब तक कि दोनों कंप्लीटली रिएक्ट ना कर जाए, दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएं, न्यूट्रलाइजेशन आ जाए अपने पास। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं ना अपन एसिड और बेस को। कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाए सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन में ना H प्लस बचे ना OH माइनस। लिटमस पेपर की हेल्प से आप पता कर लेंगे कि एसिडिक या बेसिक नहीं ना, न्यूट्रल हो गया सॉल्यूशन। तो जब सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया, इसका मतलब ये दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर गए। इसका मतलब इक्विवेलेंट ऑफ एसिड जो है वो इस टाइम पे बराबर आएंगे इक्विवेलेंट ऑफ बेस के। सर आप कैसे कह सकते हैं ये बात? इसलिए कह सकता हूं क्योंकि हमने पढ़ा है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में कि जब दो कंपाउंड कंप्लीटली रिएक्ट कर जाते हैं तो दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर हो जाते हैं। तो यहां से मैं बोल सकता हूं मोलैरिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड इनटू एन फैक्टर ऑफ एसिड जो है वो बराबर आ जाएगा मोलैरिटी ऑफ बेस इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस इनटू एन फैक्टर ऑफ बेस के। हो जाएगी चीज। और यहां से जो भी चीज अननोन है वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मोलैरिटी की जगह आपको नॉर्मेलिटी भी गिवन हो सकती है, उस केस में आपको एन फैक्टर की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको पूछा जाए कि बताइए 5 मोलर 20 मिलीलीटर 5 मोलर 20 मिलीलीटर H2CO3 है। 5 मोलर 20 मिलीलीटर H2CO3 है, इसके साथ अगर x मोलर 10 मिलीलीटर NaOH कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है, x मोलर 10 मिलीलीटर NaOH कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है, तो बताइए मोलैरिटी ऑफ NaOH कितनी है इसमें। तो आप सिंपली क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि ये दोनों अगर कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं तो इस टाइम पे इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर होने चाहिए इक्विवेलेंट ऑफ बेस के। एसिड के इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे? इसकी मोलैरिटी इनटू इट्स वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना हो गया H2CO3 का? 2, क्योंकि दो रिप्लेसेबल H प्लस है इसके पास। और वहीं NaOH का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालेंगे, वो हो गया मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर NaOH का 1 होता है। इसको अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो गया 25 जा 100 200 को डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू आ गई 20। यानी NaOH की मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए? 20 मोलर NaOH जो होगा वो 5 मोलर 20 मिलीलीटर H2CO3 के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा होगा। दिस इज ऑल अबाउट सिंपल टाइट्रेशन। ये सिंपल टाइट्रेशन होता है, और इस सिंपल टाइट्रेशन की हेल्प से आप किसी भी अननोन एसिड या बेस का मोलैरिटी या वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं बेसिकली। अच्छा, ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बीच में भी रिएक्शन हो सकती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की रिएक्शन भी हो सकती है। इनमें से जिसकी अननोन होगी वही सिंपली दोनों कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे। दोनों का मोल्स और एन फैक्टर की हेल्प से, या मोलैरिटी वॉल्यूम और एन फैक्टर की हेल्प से हम दोनों के इक्विवेलेंट को बराबर करेंगे, जो अननोन होगा उसको फाइंड आउट कर लेंगे। दिस इज ऑल अबाउट सिंपल टाइट्रेशन। नाउ अब सिंपल टाइट्रेशन तो हम समझ गए, बैक टाइट्रेशन क्या होता है वो अब हमको समझना है। बैक टाइट्रेशन क्या कैसे होता है? तो मान लीजिए इस बार आपने जो एसिड बेस लिया उसमें आपने कोई एक बेस लिया, कोई भी एक बेस मान लीजिए, जैसे मैं मान रहा हूं मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH2। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इंप्योर सॉल्यूशन है। बैक टाइट्रेशन तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई इंप्योर सॉल्यूशन हो और उसकी प्योरिटी हमें फाइंड आउट करनी हो। बैक टाइट्रेशन किसके लिए यूज करते हैं? एक इंप्योर बेस या इंप्योर एसिड की प्योरिटी फाइंड आउट करने के लिए। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? मान लीजिए इस इंप्योर बेस का, इस इंप्योर सॉल्यूशन की मोलैरिटी और वॉल्यूम आपको पता है, या नंबर ऑफ मोल पता है, आपको बता दिया 10 मोल CaOH2 का इंप्योर सॉल्यूशन है। तो अब मुझे एक चीज बताओ, क्या इस 10 मोल CaOH2 के इंप्योर सॉल्यूशन में पूरा का पूरा CaOH2 है? नहीं, कुछ x मोल जो है वो CaOH2 के होंगे, यही होगा ना, x मोल CaOH2 के होंगे, और इसके साथ कुछ 10 - x मोल्स जो बचे वो उस इंप्योरिटी के होंगे, यही होगा।
लेकिन हमें तो क्या पता है कि CaOH2 का सॉल्यूशन उसके 10 मोल है। तो मैं बोलूँ बताओ उसमें मुझे HCl कितना मिलाना पड़ेगा? आप बोलोगे सर 20 मोल। क्यों? क्योंकि CaOH2 दो OH माइनस डोनेट करता है, HCl एक H प्लस, तो इसके अंदर 20 मोल HCl मिला दो सर, न्यूट्रलाइजेशन आ जाएगा। लेकिन क्या ये चीज सही है? क्या 20 मोल HCl मिलाने पे न्यूट्रलाइजेशन आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि HCl ज्यादा हो गया। हमने माना है कि CaOH2 के 10 मोल है, उसके हिसाब से मिलाया है, क्योंकि हमारे पास कोई तरीका नहीं है अभी कि हम इस इंप्योरिटी का पता कर सकें। लेकिन CaOH2 रियल में तो थोड़ा सा कम था 10 मोल से, तो क्या HCl ज्यादा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, और थोड़े से H प्लस एक्सेस में बच जाएंगे। आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को इक्वल नहीं कर सकते यहाँ पे। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर से कोई तीसरा बेस और ऐड करेंगे। जो एक्स्ट्रा एक्सेस में HCl बच गया, उस एक्सेस में HCl को वापस न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कोई तीसरा बेस NaOH इसमें ऐड करेंगे। कोई भी एक प्योर बेस ऐड करेंगे और जिसकी मोलैरिटी एंड वॉल्यूम हमें पता होगा। मान लीजिए ये जो CaOH2 था, ये जो रिएक्ट कर गया, इंप्योर की नहीं, प्योर CaOH2 जो था, मान लीजिए उसकी मोलैरिटी आई आपके पास M1, वॉल्यूम था V1, हमें नहीं पता कितना था, मान लीजिए M1 V1 था ना। HCl का मैं मानता हूं इसका तो हमें पता था, मोलैरिटी M2, वॉल्यूम V2, ये तो हमने मिलाया तो इसका तो हमें पता होगा। और जो NaOH आपने मिलाया, इसकी मोलैरिटी M3 थी और वॉल्यूम V3। इस टाइट्रेशन को हम बैक टाइट्रेशन बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक इंप्योर सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने एक दूसरा सॉल्यूशन मिलाया, लेकिन अब वो सॉल्यूशन एक्सेस में हो गया, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें फिर से एक पहले वाला बेस मिलाना पड़ा, या फिर से एक पहले वाले जैसा सॉल्यूशन मिलाना पड़ा। तो हमें सॉल्यूशन को बैक टाइट्रेट करना पड़ा, टाइट्रेट होने के बाद भी वापस टाइट्रेट करना पड़ा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बैक टाइट्रेशन। यूज क्यों होता है? एक इंप्योर सॉल्यूशन की प्योरिटी फाइंड आउट करने के लिए। सर प्योरिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो और बता दो। प्योरिटी ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो HCl है, इसने NaOH और CaOH2 दोनों से रिएक्ट किया है ना? तो मैं बोल दूंगा कि M2 इंटू V2 इंटू N2, इसका एन फैक्टर भी ले लेता हूं, चलो मैं HCl का, M2 इंटू V2 इंटू N2 जो है वो बराबर होगा, नॉर्मेलिटी की फॉर्म में ले लूं क्या? एन फैक्टर नहीं लेना पड़ेगा ना, नॉर्मेलिटी की फॉर्म में लोगे तो एन फैक्टर का काम आसान हो जाएगा। N2 इंटू V2 जो है वो बराबर होना चाहिए N1 V1 प्लस N3 V3 के। सही बात है। N1 V1 क्या है? CaOH2 का प्योर का जितना था नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम। अच्छा, हमें N2 V2 की वैल्यू तो पता है, हमें N3 V3 की वैल्यू भी पता है, हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें CaOH2 की प्योरिटी फाइंड आउट करनी है। तो ये जो N1 V1, ये जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है CaOH2 के, ये इंप्योर के हैं या प्योर के? ये प्योर के हैं, क्योंकि हमने इक्विवेलेंट बराबर किए हैं। इक्विवेलेंट मतलब जो एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं। और क्या इंप्योरिटी एसिड से रिएक्ट करेगी? नहीं, इंप्योरिटी एसिड से रिएक्ट नहीं करेगी, एसिड से सिर्फ प्योर CaOH2 करेगा। तो यहां से जो नॉर्मेलिटी निकल के आएगी वो प्योर CaOH2 की आएगी। ठीक है, तो निकाल लोगे N1 V1, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ जाएंगे यहां से, कितने आ जाएंगे? ये N2 V2 जो HCl के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है, माइनस N3 V3 जो आपके NaOH के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है। ये आ गए आपके पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ CaOH2। अच्छा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ गए तो क्या आप नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो? मोल ऑफ CaOH2 कितने हो जाएंगे? सर इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को अगर डिवाइड कर दो n फैक्टर से, और n फैक्टर कितना है CaOH2 का? 2, तो ये हो जाएगा N2 V2 माइनस N3 V3। N2 V2 माइनस N3 V3, इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो ये आ गए मोल ऑफ प्योर CaOH2। और अगर आपके पास प्योर CaOH2 के मोल आ गए, टोटल मोल आपको पता है, तो क्या आप परसेंटेज प्योरिटी बता दोगे? बहुत आसानी से बता देंगे। अच्छा सर, कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे मोल्स की जगह हमें मास गिवन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है मास गिवन, तो आप क्या करोगे? प्योर मोल आ गए COH2 के, प्योर COH2 के, यहां से मास निकाल लोगे प्योर COH2 का। कैसे निकाल लोगे? ये जो मोल आए हैं इनको मल्टीप्लाई कर दो CaOH2 के मोलर मास से। कितना होता है? 40 होता है कैल्शियम का, 16 टू 32 हो जाएगा ऑक्सीजन का, प्लस 2 हो जाएगा इसका, 72 और 74, इसको मल्टीप्लाई कर दो 74 से, ये मास आ गया प्योर COH2 का। ये टोटल मास आपको गिवन होता है, यहां से आप परसेंटेज प्योरिटी निकाल लो। तो इस तरह से आप इजीली बैक टाइट्रेशन को यूज करके किसी भी सॉल्यूशन की परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। करना क्या है आपको? पहले एक इंप्योर सॉल्यूशन लेना है, उसमें एक प्योर, दूसरा मतलब जैसे इंप्योर बेस है तो उसमें प्योर एसिड मिलाओ, एसिड एक्सेस में हो जाएगा, उसमें कोई दूसरा प्योर बेस मिलाओ। अब एसिड के जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है उन माइनस कर दो उससे प्योर बेस के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को, उससे आपके पास जो इंप्योर सॉल्यूशन वाला था उसके प्योर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ जाएंगे। वहां से नंबर ऑफ मोल निकालो, वहां से आप मास निकालो। फॉर एग्जांपल मैं जल्दी से एक क्वेश्चन की हेल्प से, मुझे लगता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा इसमें, जल्दी से एक क्वेश्चन की हेल्प से बताता हूं। तो क्वेश्चन आपको गिवन है कि 1 मोल ऑफ इंप्योर CaOH2, 1 मोल ऑफ इंप्योर CaOH2, 1 मोल ऑफ इंप्योर CaOH2 is titrated with 1 mole of impure CaOH2 is titrated with 5 molar 500 मिलीलीटर HCl। 1 मोल इंप्योर CaOH2 को हमने 5 मोलर 500 मिलीलीटर HCl के साथ टाइट्रेट किया। राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है क्योंकि मैं जल्दी से क्वेश्चन लिखना चाहता हूं। नाउ द एक्सेस ऑफ HCl, नाउ
the excess of HCl is back titrated. Excess of HCl is back titrated. Now the excess of HCl is back titrated with, now the excess of HCl is back titrated with 3 milliliter, 4 milliliter ले लो, 4 milliliter 4 molar 500 milliliter NaOH. Now the excess of HCl is back titrated with 4 molar 500 milliliter NaOH. Then find out percentage purity. Then find out percentage purity of COH2. देन फाइंड आउट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ COH2. इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम सबसे पहले देखो COH2 था इम्प्योर, उसमें मैंने क्या किया, HCl मिलाया है ना, और HCl मिलाने के बाद उस HCl को मैंने बैक टाइट्रेट किया NaOH के साथ. आप समझ गए बैक टाइट्रेशन का क्वेश्चन है, लिखा हुआ भी है और इम्प्योर सॉल्यूशन भी है. तो यानी क्या हो गया, HCl एसिड ने COH2 बेस प्लस NaOH बेस दोनों से रिएक्ट किया, तो मैं बोल दूंगा HCl के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होंगे COH2 के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्लस NaOH के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के. HCl के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने हैं, 5 इंटू 1/2, क्योंकि मोलैरिटी है 5, वॉल्यूम है 1/2, एन फैक्टर इसका है 1, है ना. ये बराबर हो जाएगा किसके, CaOH2 के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, हमें पता नहीं है, हम x मान लेते हैं, प्लस NaOH के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, मोलैरिटी है 4, वॉल्यूम है 1/2 और एन फैक्टर इसका भी 1 है, तो ये हो गया 4 इंटू 1/2. यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ये आ गया 2.5, ये हो गया 2, x की वैल्यू आ गई 0.5. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ COH2 कितने आ गए आपके पास, 0.5 आ गए. तो मोल ऑफ COH2 कितने हो जाएंगे बता सकते हो मुझे? इक्विवेलेंट होते हैं मोल इंटू एन फैक्टर, तो मोल हो जाएंगे इक्विवेलेंट बाई एन फैक्टर, दैट इज 0.5/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.25. नंबर ऑफ मोल ऑफ COH2 कितने आ गए, 0.25. टोटल मैंने COH2 1 मोल लिया था इम्प्योर सॉल्यूशन, उसमें से COH2 कितना मोल है, 0.25 मोल ही है, यानी परसेंटेज प्योरिटी कितनी है COH2 की, 25% है. क्लियर? इससे आप कैसे भी किसी भी क्वेश्चन में ऐसे ही आप बस COH2 के मोल निकालो, उसके मास निकालो, उसकी परसेंटेज प्योरिटी आपको फाइंड आउट करनी है. दिस इज ऑल अबाउट बैक टाइट्रेशन. थैंक यू.